हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी टेक्निकल पाठशाला में। अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा इन्वर्टेड वी कर्व कैसे प्लॉट करते हैं हम ग्राफ। वी कर्व हम बनाते हैं आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में। इन्वर्टेड वी कर्व हम प्लॉट करते हैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिंक्रोनस मशीन से भी, पावर सिस्टम में भी सेम टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर। तो आइए शुरू करते हैं रिएक्टिव पावर की एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर। इसमें हम पहला केस देखेंगे बच्चों। क्या केस फर्स्ट जो हमारा है जनरेटर। उस दिन मैंने बच्चों आप लोगों को लिखाया था एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरेटर के केस में जो हमारा Q होता है वो होता है VT डिवाइडेड बाई एक्सएस EA cos डेल्टा माइनस VT। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है जनरेटर का रिएक्टिव पावर। अब इसमें तीन केस हम लोगों को पढ़ने होते हैं बच्चों। एक हमारा ओवर एक्साइटेड जनरेटर। ओवर एक्साइटेड जनरेटर में बच्चों क्या होगा, इसकी डिफाइन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इफ वी आर प्रोवाइडिंग फील्ड करंट मोर देन द रिक्वायरमेंट, अगर हमें जितनी जरूरत है सप्लाई की, हम उससे ज्यादा सप्लाई मतलब फील्ड करंट उसको प्रोवाइड करा देते हैं, तब हमारा होगा ओवर एक्साइटेड का केस। तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू VT बाई एक्सएस EA cos डेल्टा माइनस VT। अब इसमें क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने फील्ड करंट दिया जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स की वजह से हमारा EA बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा EA cos डेल्टा बढ़ जाएगा। होगा क्या, हम लोगों ने फील्ड करंट बढ़ाया जिसकी वजह से हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा EA बढ़ा। EA के बढ़ने की वजह से हमारा बच्चों क्या बढ़ जाएगा, EA cos डेल्टा जो है बच्चों वो हमारा बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे बनेंगे दो केस। केस नहीं कहेंगे हम उसको। एक हमारा होगा ओवर एक्साइटेड जनरेटर डिलीवर का केस, एक हमारा होगा ओवर एक्साइटेड जनरेटर एब्जॉर्ब का केस। तो हमारा जनरेटर क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब हमारा जनरेटर क्या करेगा और डिलीवर क्या करेगा वो हम लोगों को देखना है। तो जो हमारा ओवर एक्साइटेड जनरेटर है वो डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, Q इज रिएक्टिव पावर, और एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर। इस पूरे टॉपिक में बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा बस। बाकी ये सब अपना ज्ञान की बातें हो गई। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओवर एक्साइटेड जनरेटर डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर, ओवर एक्साइटेड जनरेटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। हुआ क्या इसमें, जो हमारा Q है ये जब हमारा EA बड़ा होगा VT से, EA इज ग्रेटर देन VT, तो हमारा Q जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, जब हमारा Q पॉजिटिव होगा तो ये आइए आइए मतलब हमने सप्लाई करंट बढ़ाया, फील्ड करंट, उससे हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ा, फील्ड फ्लक्स बढ़ने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने से हमारा EA cos डेल्टा बढ़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवर एक्साइटेड का केस। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अंडर एक्साइटेड केस में। अंडर एक्साइटेड के केस में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अंडर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड में हम लोग देखेंगे इफ वी आर प्रोवाइडिंग less field current
एक सेकेंड, टू आर रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अपना फील्ड करंट देंगे लेकिन कम, उससे क्या होगा, हमारा फील्ड फ्लक्स घटेगा जिससे EA रिड्यूस होगा, उससे हमारा EA कॉस डेल्टा रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने फील्ड करंट जो है ये रिक्वायरमेंट से कम फील्ड करंट हम लोगों ने दिया, ये रिड्यूस हुआ, उससे हमारा फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हुआ, उससे हमारा EA रिड्यूस हुआ, जिससे हमारा EA cos डेल्टा रिड्यूस हुआ। EA cos डेल्टा रिड्यूस होने से बच्चों क्या होगा, जो हमारा Q है वो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। अब इसके नेगेटिव होने से जो हमारा अंडर एक्साइटेड जनरेटर है, अंडर एक्साइटेड जनरेटर डिलीवर्स अंडर एक्साइटेड जनरेटर एब्जॉर्ब्स। कौन सी रिएक्टिव पावर ये हमारा एब्जॉर्ब करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो डिलीवर करेगा ये लीडिंग को, डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, और जो हमारा अंडर एक्साइटेड जनरेटर है बच्चों वो एब्जॉर्ब किसको करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर में हम लोग पहला केस देख रहे हैं जो कि ये है जनरेटर का केस। जनरेटर में हम लोगों ने दो केस देखे। पहले हम लोगों ने देखा ओवर एक्साइटेड जनरेटर। ओवर एक्साइटेड में हम लोग क्या करेंगे, उस नाम से ही आपको दिख रहा है ओवर, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फील्ड करंट की उससे ज्यादा फील्ड करंट हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम फील्ड करंट ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे, फील्ड करंट बढ़ाएंगे, उससे हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। फील्ड फ्लक्स बढ़ने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमारा बढ़ेगा तो EA हमारा बढ़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा Q है रिएक्टिव पावर वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ओवर एक्साइटेड केस में जो हमारा जनरेटर है वो डिलीवर्स करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर और अब्सॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब वहीं पे हमारा दूसरा केस है अंडर एक्साइटेड का। अंडर एक्साइटेड में हम लोग, अंडर आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, कम अपनी रिक्वायरमेंट से कम फील्ड करंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा फील्ड करंट घटेगा, उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने से EA रिड्यूस होगा, जिससे EA cos डेल्टा रिड्यूस हो जाएगा। हमारी जो रिएक्टिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने से अंडर एक्साइटेड जनरेटर जो है हमारा वो डिलीवर करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसी में मैं आपको एक, ये सेकंड है हमारा, थर्ड में आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली एक्साइटेड। क्रिटिकली एक्साइटेड में बच्चों क्या होगा, EA cos डेल्टा इज इक्वल टू VT, यूनिटी पावर फैक्टर पे ये काम करेगा। इसमें क्या होगा बच्चों, हमारा नीदर एब्सॉर्ब नॉर डिलीवर एनी रिएक्टिव पावर। क्रिटिकली एक्साइटेड में बच्चों हमारा क्या होगा, EA cos डेल्टा जो होगा वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। तो वो ना कुछ एब्सॉर्ब करेगा ना डिलीवर करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मोटर का केस। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों केस 2 जो हमारा है मोटर। मोटर में हम लोग पहला केस देखेंगे ओवर एक्साइटेड। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, ओवर एक्साइटेड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू होगा VT डिवाइडेड बाई XS। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था VT माइनस EA cos डेल्टा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमारे फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था सिर्फ ये चेंज हमारा होता है मोटर और अल्टरनेटर केस में। मोटर में यहाँ हम VT लेते हैं, अल्टरनेटर में VT को हम माइनस करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ओवर एक्साइटेड में
वीटी, अगर हम ज्यादा लेंगे ये कॉस डेल्टा से, तो जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा ओवर एक्साइटेड मोटर डिलीवर्स एंड ओवर एक्साइटेड मोटर एब्जॉर्ब। तो जो ओवर एक्साइटेड मोटर है बच्चों वो डिलीवर करेगी हमारी लीडिंग रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब करेगी लैगिंग रिएक्टिव पावर को। ये जो है बच्चों ये ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ये हमारी डिलीवर करती है लीडिंग रिएक्टिव पावर। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जेई लेवल में जिसमें क्वेश्चन ना आया हो कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या डिलीवर करती है, तो वो डिलीवर करती है लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब इसमें सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड के केस में क्या होगा बच्चों, इसमें जो हमारा वीटी होगा तो छोटा होगा किससे, सॉरी ये कॉस डेल्टा से। अब ये कॉस डेल्टा से जब ये छोटा है हमारा, तो इसमें वीटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। ये हमारी वैल्यू हो गई नेगेटिव और रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसमें कंक्लूजन लिखेंगे, अंडर एक्साइटेड मोटर डिलीवर्स, अंडर एक्साइटेड मोटर एब्सॉर्ब। तो अंडर एक्साइटेड जो हमारी मोटर है बच्चों वो डिलीवर क्या करेगी, वो हमारी डिलीवर करेगी लैगिंग रिएक्टिव पावर, और जो एब्सॉर्ब करेगी वो क्या करेगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये हमारा हो गया लीडिंग रिएक्टिव पावर का। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्रिटिकली एक्साइटेड का सेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। थर्ड केस हमारा होगा क्रिटिकली का, क्रिटिकल एक्साइटेड, उसमें मोटर हो या जनरेटर हो, ई ए कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वीटी यूनिटी पावर फैक्टर, नीदर एब्सॉर्ब नॉर डिलीवर एनी रिएक्टिव पावर। अगर हमारा मोटर का केस है या जनरेटर का केस है और क्रिटिकली एक्साइटेड अगर पूछा हुआ है तो वो ना डिलीवर करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमारा मोटर का केस में ओवर एक्साइटेड है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर डिलीवर क्या करती है, या फिर पूछ लेगा अगर हमारा ओवर एक्साइटेड मोटर है और लीडिंग पावर फैक्टर है तो वो कैसा होगा, वो ओवर एक्साइटेड होगा या अंडर एक्साइटेड या क्रिटिकली, तो उसका आंसर होगा बच्चों ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर एंगल कर्व। ये टॉपिक खत्म हो गया, बस इसका यही कंक्लूजन है बच्चों, आपको याद रखना है सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड होगी तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगी, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, एब्सॉर्ब करेगी, सॉरी। अब हम लोग देखेंगे पावर एंगल कर्व, नया टॉपिक है बच्चों हमारा पावर एंगल कर्व। इसमें क्या देखेंगे, मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी एक्टिव पावर की, P इज इक्वल्स टू ई ए वी टी डिवाइडेड बाई एक्सेस इंटू साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा की बच्चों क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक सेकेंड रुकिएगा, डेल्टा की हमारी बच्चों क्या वैल्यू होनी चाहिए, टू गेट मैक्सिमम पावर, डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों 90। तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, ई ए वी टी बाई एक्सेस इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 ई ए वी टी बाई एक्सेस।
इस एंगल पे हमको जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस एंगल पे हमको अपनी जो वो है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SSL। आपसे पावर एंगल कर्व से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, किस डेल्टा एंगल पे हमको हमारी एक्टिव पावर मैक्सिमम मिलेगी, तो वो हमें मिलती है 90 पे। प्रैक्टिकली हम इसको 90 नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें अनस्टेबल रीजन का फैक्टर हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इस तरीके से हमारा एक कर्व बनता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेबल रीजन, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल रीजन। ये हमारा है बच्चों 90 डिग्री। इससे हम लोग इस तरफ ही रखते हैं क्योंकि हम इसको ज्यादा पास लेके नहीं जाते, अगर थोड़ा सा उधर चला गया तो इसमें अनस्टेबल होने का खतरा हम लोगों को रहता है, तो इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सेफ ही रखते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना है 90 डिग्री। इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है इस पे मैं आपको कराऊंगा, तब आपको समझ आएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा शुरू होता है, वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। जितना भी मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एकदम सफिशिएंट है किसी भी जेई लेवल के एग्जाम के लिए, ए लेवल के एग्जाम के लिए। बाकी अभी आपका 4-5 दिन में हो सकता है सिंक्रोनस खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्वेश्चन आपके लग जाएंगे इजीली। अब एक हम देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर की कंडीशंस क्या क्या है, पहले आप वो लिख लीजिए, 3 कंडीशन है इसकी बस। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितने एग्जाम्स में आ चुका है। टर्मिनल वोल्टेज आर सेम frequency and same phase sequence। ये 3 कंडीशन है। अगर हम 2 अल्टरनेटर को चाहते हैं पैरेलल में चलाना है, उससे ज्यादा अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में चलाना चाहते हैं, तो ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है टर्मिनल वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन है सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। अब होता क्या है, मान के चलो VT1 एक अल्टरनेटर का वोल्टेज है एंड VT2 इज द वोल्टेज ऑफ अदर टर्मिनल, अदर अल्टरनेटर। अगर ये दोनों इक्वल है तब तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल बाई चांस नहीं है तब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस हमारा आ जाता है। अब वोल्टेज डिफरेंस के आने की वजह से बच्चों क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट जो है वो हमारा फ्लो करने लग जाएगा। इसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस की वजह से हमारा एक सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, सर्कुलेटिंग करंट आपको पता है वो क्या करेगा हमारा, वो हमारा करेगा एक्स्ट्रा पावर लॉस। अब इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, एक्स्ट्रा पावर लॉस होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी एफिशिएंसी कभी भी कम हो मशीन की, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही हम सारे ये काम करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, फेज सीक्वेंस हम लोग सेम रखते हैं, ये सारे काम हम लोग करते हैं सिर्फ एफिशिएंसी हमारी बढ़ी रहे इसके लिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। और अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हमारा आ जाता है किसी वजह से टर्मिनल वोल्टेजेस में, तो वहाँ एक वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाता है। वो सर्कुलेटिंग करंट हमारा I² R की फॉर्म में लॉस करता है।
जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। अब ये था बच्चों आपका पैरेलल ऑपरेशन। इस पे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हो सकता है एक क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूं। होता क्या है, आपको एक क्वेश्चन देगा कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, इसी में उसका जो चौथा ऑप्शन है वो भी बच्चों उसने सेम कर दिया है, वो सिर्फ आपको ये ऑप्शन में देगा सेम, बस इससे बाहर वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता। कोई भी जेयू, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, एसएससी, जेई, यूपीपीसीएल, सब का अपना ये 4 ऑप्शन उनके फिक्स हैं, जिसमें से ये 3 हमेशा सही होते हैं और ये एक चौथा बेचारा ऑप्शन है केवीए रेटिंग। ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन नहीं होती है, डिजायर्ड कंडीशन हमारी वो होती है जो मैंडेटरी है फुलफिल होना, जो कि है हमारी ये तीनों। ये जो हमारी केवीए रेटिंग है ये हमारी सेटिस्फाई हो तब भी हमें कोई वो नहीं है, ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 हमारी जो है वो मैंडेटरी कंडीशन है, जो कि सेटिस्फाई होनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये था बच्चों पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। कुछ दिनों में आपकी सिंक्रोनस मशीन खत्म होने वाली है, कोशिश करूंगा 3 से 4 दिन में आपकी सिंक्रोनस मशीन पूरी खत्म हो जाए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे से कम टाइम में सिंक्रोनस मशीन किसी ने नहीं पढ़ाया है। अगर पढ़ाया है तो आप पढ़ सकते हैं उससे, लेकिन मैंने जितना आपको पढ़ाया है इससे आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। नहीं लगते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये जब हमारी सिंक्रोनस मशीन खत्म हो जाएगी उसके बाद 1 या 2 क्लास में आपकी सिर्फ क्वेश्चन क्लास लगवाऊंगा, जिसमें मैं आपको एसएससी जेई के, यूपीपीसीएल जेई के, पीजीसीआईएल जेई के, इन सब पे पीवाईक्यूज में आप लोगों को लगवाऊंगा। तो मिलते हैं कल बच्चों फिर, ठीक है। हर हर महादेव, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।